आइए बात कर लेते हैं सवाल नंबर 31 की। 31 क्या कहता है? जी हाँ, हम आपको बता दें, हम हल कर रहे हैं एसएसबी उड़ीसा का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का। और इस पेपर को आप तक पहुंचाने में सहयोग मिला है उड़ीसा के ही असिस्टेंट प्रोफेसर जतिन सर का। और जतिन सर का हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उनकी मदद से आज ये पेपर हम कर पा रहे हैं। तो जतिन जी, ढेर सारा धन्यवाद आपको। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 31। निम्नलिखित में से बेमेल को आपको पहचानना है। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और श्रीधर पाठक। ये देखिए, ऊपर वाले तीनों माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तीनों एक जैसे हैं, यानी कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। श्रीधर पाठक का सुर जो है, स्वर जो है, अलग लगता है इनसे। ठीक है, ये अलग प्रकार के होंगे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीधर पाठक। ठीक है, सवाल नंबर 32। सूची 1 में कवि हैं और सूची 2 में उनके अंतर्गत रची गई उनकी कविताएं हैं, कृतियों के नाम है। एक गलत है और जो गलत है वो आपको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के साथ जुड़ी कानन कुसुम बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कानन कुसुम, 1913 में ये आई थी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ रखी गई है गीतिका, एकदम सही है। गीतिका आई थिंक 1936 में होनी चाहिए, तो 36 में ही है गीतिका, इनकी बिल्कुल सही है। सुमित्रानंदन पंत, शोकोच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, माधवी वर्मा की है सांध्य गीत, बिल्कुल सही है, ये भी 36 की रचना है। और अब आप बताइए शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप कितना सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए अगला उत्तर देख लेते हैं। सवाल नंबर 33 का क्या कहता है? रामधारी सिंह दिनकर के संबंध में बताना है गलत कथन कौन सा है। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत शानदार सवाल बना है। दिनकर की कविताओं में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय है। दिनकर की कविताओं में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय बना है, एकदम सही कथन है ये। विचार भी हैं और संवेदनाएं भी हैं। ठीक है, दिनकर की कविता लोकोन्मुखी नहीं है, ये गलत है। दिनकर की कविताएं लोकोन्मुख हैं। दिनकर की कविताओं में लोकोन्मुखता बिल्कुल दिखती है, ये एकदम गलत कथन हो गया, यहाँ पर असत्य हो गया, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दो बचे हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं कि उनकी सौंदर्य मूलक कविताओं में भी सहजता है, एकदम सही है। उनकी कविता युग सत्य के प्रति जागरूक है, एकदम सही कथन है। तो उत्तर बी इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 34 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। प्रगतिवाद में किसे रचना का उद्देश्य माना गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए आपके बेसिक फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए। ये अब बेसिक सवाल से, प्रगतिवाद में किसे रचना का उद्देश्य माना गया है? सवाल नंबर 34। तो रचना का उद्देश्य माना गया सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को, एकदम सही उत्तर हो जाएगा ये। सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को प्रगतिवाद का उद्देश्य माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सामाजिक कुरूपता और राजनीतिक अव्यवस्था पर तीखे व्यंग्य करने वाले प्रमुख प्रगतिवादी कवि इनमें से कौन से हैं? सामाजिक कुरूपता एक चीज और राजनीतिक अव्यवस्था पर तीखे व्यंग्य करने वाले प्रगतिवादी कवि कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर आपको पता है, नागार्जुन ने तीखे व्यंग्य किए हैं अव्यवस्था पर। इंदुजी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को, तो इससे तीखा व्यंग्य शायद हो नहीं सकता। तो नागार्जुन एकदम तीखे व्यंग्य करने वाले। 36 नंबर, ह्रासोन्मुखी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन चित्र प्रस्तुत करने वाला काव्य आंदोलन कौन सा है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, समकालीन कविता, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रयोगवाद जो है वो ही था जो मध्य वर्गीय समाज, ऐसा समाज जो ह्रास हो रहा था, जिसकी आपको बता दूं कि जिसकी स्थितियां ऐसी हो रही थी, बिगड़ रहा था या जो नीचे की तरफ जा रहा था, जिसका ह्रास हो रहा था, उसकी तरफ जो मध्यवर्गीय समाज हमारा जा रहा था, उसको प्रयोगवाद का स्वर बनाया था अग्गे जी ने। तो प्रयोगवाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 37 क्या था? निम्नलिखित में से किस काव्य आंदोलन में लघु मानव की अवधारणा स्पष्ट हुई है? ये बेहतरीन सवाल है, ये कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। लघु मानव का कंसेप्ट, लघु मानव की अवधारणा किस काव्य आंदोलन में स्पष्ट हुई थी? ये सवाल नंबर 37 पूछा गया है, और ये है नई कविता आंदोलन। नई कविता आंदोलन में लघु मानव की अवधारणा स्पष्ट हुई है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये।
ठीक है। सवाल नंबर 38, ये आपको क्रम लगाना है, ये तो आपको रटा रटा सवाल मिल गया। तार सप्तक और दूसरा सप्तक के कवि आपके पास दिए गए हैं और इन कवियों में आपको बताना है सही कालक्रम किसका है। इनमें से सबसे पहले आपको पता है कौन आते हैं, जल्दी आप हमें कमेंट करके बताइए। इनमें सबसे पहले आते हैं अज्ञे जी के बाद मुक्तिबोध के बाद नरेश मेहता के बाद रघुवीर साहब। बिल्कुल पहला ही जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, अज्ञे, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, रघुवीर साहब, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 39 देख लेते हैं। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा गया है? तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, ये आपको एक ऐसा सवाल है जो हर बार मिलता है। ठीक है। सवाल नंबर 39 का इसका सही उत्तर हो जाएगा झरना जो है प्रथम प्रयोगशाला मानी जाती है छायावाद की। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, 1918 में ये रचना आई थी, तो इसको आप छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला मानते हैं। कविता के नए प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में कौन से कवि हैं? कौन कवि हैं जो कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में हैं? और इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में हैं। ठीक है। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, ये पंक्ति दी गई है कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। इसमें कवि ने क्या व्यक्त किया है? साधक का अहम या परमात्मा का अहम या अहंकार का नाश या परमात्मा का प्रताप। तो तू करता भया मुझ में रही ना हूं, ये मुझ में रही ना हूं का मतलब है अहंकार का नाश होना। तो इसका सही उत्तर होगा अहंकार का नाश। सवाल नंबर 41 का अहंकार का नाश, जिसने इसका विकल्प चुना है उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, सूरदास के भ्रमर गीत सार को किस काव्य के अंतर्गत स्थानित किया जाता है? तो भ्रमर गीत माना जाता उपालंब काव्य, ये उपालंब काव्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 42 का जो है वो बी उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही है बी, उपालंब काव्य कहा जाता है। अगली एक पंक्ति दी गई है और वो पंक्ति बताने ही किसकी है। पंक्ति है कि कहीं कुशल सब जाई हरसी चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। कहीं कुशल सब जाई हरसी चलेऊ प्रभु जान चढ़ी, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति तुलसीदास की है। ये ऑप्शन रहा तुलसीदास, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 43 का डी, यानी कि तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट, पलनु पीकू अजनु अधर धरे महावरु भाल। ध्यान से देखिए, पलनु पीकू अजनु अधर धरे महावरु भाल आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। इस दोहा में नायिका का प्रकार बताना है, नायिका कौन सी है? तो पलनु पीकू अजनु अधर धरे महावरु भाल आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। अभिसारिका नायिका तो नहीं है, प्रोसित पति का भी नहीं है, ये खंडिता नायिका है। खंडिता नायिका है जो इसका सही उत्तर होगा 44 का, खंडिता नायिका होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल खंडिता, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा 44 का। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात एक पर्दा या छीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ये पंक्ति तो आपको पता है जयशंकर प्रसाद की है, साफ पता लग रहा है। कामायनी की पंक्ति है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। तो ये इसमें आपको बताना श्रोता कौन है, इस पद का श्रोता कौन है और ये बात किसको कही जा रही है? तो ये बात कही जा रही है मनु को। किसको कही जा रही है? मनु को। तो इस बात को मनु सुनता है। 45 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। देखता रहा मैं खड़ा अपल वह सरक्षेप वह रणकौशल, ये पंक्ति निराला की है, ये तय हो चुका है। ठीक है। देखता रहा मैं खड़ा अपल वह सरक्षेप वह रणकौशल, तो ये बात सरोज स्मृति में कही गई है। तो बी 46 का बी उत्तर जो है आपका सही होगा, सरोज स्मृति की पंक्ति है। ठीक है। असाध्य वीणा, ये आगे की कविता है असाध्य वीणा। इसमें कविता में किसकी व्याख्या है? सृजन तत्व की, संगीत तत्व की, केशकंबली साधक की या वीणा वादन की? देखिए, केशकंबली तो है मान लिया, लेकिन सबसे मोटी बात है सृजन तत्व। सृजन तत्व की व्याख्या असाध्य वीणा में की गई है। ठीक है। सवाल नंबर 48 पर आते हैं। 48 क्या कहता है? अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध की, कविता को कवि ने अपने पहले सृजन में या जो पहले ये लिखी गई थी तो किस नाम से ये लिखी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से ये कविता जो है लिखी गई थी। ठीक है। सवाल नंबर 49 क्या कहता है? छायावाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस पत्रिका में हुआ था?
तो ये श्री शारदा पत्रिका थी, सब जानते हैं इसको। श्री शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द जो है पहली बार इस्तेमाल हुआ था। श्री शारदा पत्रिका 49 का जो उत्तर होगा बी। ठीक है। सवाल नंबर 50, अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में कब हुआ था? तो कल्पना पत्रिका में 1964 में एक कविता छपी थी। 1964 में कल्पना पत्रिका में छपी थी, अंधेरे में, मुक्तिबोध की, और 1964 इसका सही उत्तर होगा। 51, असाध्य वीणा की कथा किस जापानी लोक कथा पर आधारित है? तो जापानी लोक कथा, ये असाध्य वीणा जब आप पढ़ते हैं तो इसका एक पहली ही लाइन ये मिल जाती है कई बार आपको कि ये एक जापानी लोक कथा पर आधारित है, और लोक कथा है टेमिंग ऑफ द हार्प। टेमिंग ऑफ द हार्प जो है इस लोक कथा पर ये आधारित है। ठीक है। सीक्रेट वुड तो इलियट की किताब है, उसके ऊपर ये आधारित नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगली एक पंक्ति है, और ये पंक्ति देखिए किसकी है। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतर स्वर। अब ये असाध्य वीणा की पंक्ति तो है, ठीक है, कि मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतर स्वर। मैं और तेरे से संदर्भित कौन है? यहाँ पर मैं और तेरे से संदर्भित व्यक्ति कौन है? तो मैं जो है, मैं सुनूं या मैं गुनूं, ये कहता प्रियमवध। ठीक है। और तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर, ये उस किरीट तरु के लिए आया है। तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर, ये किरीट तरु के लिए है, और मैं है प्रियमवध के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। सवाल नंबर 53, झिंगुरी सिंह ने कुल कितने विवाह किए थे? झिंगुरी सिंह ने कुल कितने विवाह किए थे? सवाल नंबर 53। तो झिंगुरी सिंह ने, आपको पता, 3 विवाह किए थे। कितने विवाह किए थे? 3 विवाह किए थे। चलिए एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, झिंगुरी सिंह, इनके बारे में आप बताइए कौन पात्र हैं ये। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 54, जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, और जो धर्म से मुख मोड़े वही चमार है। ये कथन किसका है? ये आपको पता है, गोदान का एक कथन है कि जो अपना धर्म पाले वो ब्राह्मण है, और जो अपने धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। ये कथन 54 ये गोदान से है। माता दीन ये बात कहता है। कौन कहता है? माता दीन। सही है। गोदान का एक और सवाल, गोदान के संदर्भ में सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। नंबर 1, गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है। दूसरा, किसान जीवन का महाकाव्य है। सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है, और मालती की कथा का सबसे प्रमुख है गोदान। तो इसमें से सही कौन सा नहीं है? तो मालती की कथा सबसे प्रमुख है, ऐसा नहीं है। सबसे प्रमुख इसमें मालती नहीं है, होरी है। दूसरी बात, महाजनी सभ्यता की गाथा ये है, बिल्कुल सही है। किसान जीवन का महाकाव्य भी ये माना जाता है। सामाजिक शोषण का लैंडस्केप इसको कहा जाता है। मालती की कथा ये नहीं है। ठीक है। राग दरबारी 1968 में आया था, आपको पता है। तो राग दरबारी के लिए उपन्यास को साहित्य अकादमी कब मिला था? राग दरबारी को साहित्य अकादमी कब मिला था, ये अपना सवाल है, और सही उत्तर इसका हो जाएगा 69। 1968 में आया, और 69 में इसको क्या मिल गया था? साहित्य अकादमी। ठीक है। निम्नलिखित में से राग दरबारी का पात्र नहीं है। राग दरबारी का पात्र कौन नहीं है? मास्टर मोतीराम, या दूरबीन सिंह, या रूपन बाबू, या देवी दीन। 57 का सवाल है राग दरबारी से ही, तो इसका आपको बताना है पात्र कौन सा नहीं है। तो देवी दीन इसमें कोई पात्र राग दरबारी में ऐसा हमें दिखा नहीं है। मास्टर मोतीराम इसका पात्र है, दूरबीन सिंह भी इसका पात्र, रूपन बाबू भी इसका पात्र है। देवी दीन जो है राग दरबारी का पात्र नहीं है। आपका बंटी उपन्यास का केंद्रीय पात्र जो बंटी है, अरूप बत्रा जिसका नाम है, कितने साल का है? देखिए कितना अंदर से सवाल किया गया है, और बहुत बेहतरीन सवाल ये बना है। आई थिंक अब तक के पेपर में जो डीपली सवाल था वो यही मुझे दिख रहा है अभी तक का, कि आपका बंटी में बंटी कितने साल का है। सवाल नंबर 58, ये ध्यान से देखिए। तो बंटी 7 साल का था, ये आपको पता होना चाहिए। 7 साल का था बंटी। ठीक है। तो सवाल नंबर 58 का सी, आपका बंटी उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? 59 कहता है कि आपका बंटी जो है वो एक उपन्यास था, आपको पता है, मनु भंडारी का। ये एक पत्रिका थी जिसमें धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उस पत्रिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है धर्मयुग, कल्पना, सरस्वती, या कादम्बरी। तो ये धर्मयुग में जो है धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो अच्छा सवाल था। 59 का ए यानी कि धर्मयुग इसका सही उत्तर होगा। अगला आपका बंटी से ही एक और सवाल, सवाल नंबर 60, आपका बंटी उपन्यास के संदर्भ में सत्य नहीं है।
आपका अगर आपका बंटी उपन्यास पढ़ा हुआ है तब आप इसका उत्तर दे पाएंगे कौन सी चीज़ इसमें सत्य नहीं है। बुजुर्गों की निगाह से घायल होती संवेदना का चित्रण है, ये नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है कि बुजुर्गों की निगाह की बात यहाँ पर की जाए, तो बुजुर्गों की निगाह से घायल होती संवेदना का चित्रण नहीं हुआ, यही बात जो है सत्य नहीं है। स्त्री की आत्मनिर्भरता पुरुष के लिए चुनौती है, बिल्कुल सही बात है। मध्यम वर्गीय परिवार में संबंध विच्छेद का अंकन है, आपका बंटी में एकदम सही है। पति पत्नी के बीच के द्वंद्व में बच्चा जो है पिस जाता है, ये बात भी सही है। बुजुर्गों की निगाह में घायल होती संवेदना का चित्रण इसमें नहीं है। तो सवाल नंबर 60 ये हुआ। अब 60 के आगे के जो सवाल है 40 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको साझा करिएगा। सवाल मिलाने के बाद आपका स्कोर कितना हुआ ये ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।